आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। और हम लोग झारखंड की जनजातीय परंपरागत शासन व्यवस्थाओं को देख रहे थे, जिसमें से हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को देखे थे। और आज हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था को देखेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। सिविलियंस चैनल के माध्यम से आप सभी को जेपीएससी प्रीलिम्स की क्लासेस दी जा रही है और आगे आपको जेपीएससी मेंस की भी क्लासेस दी जाएगी। और नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जा कर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था को। और यह शासन व्यवस्था संथाल जनजाति के लिए है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे मुंडा शासन व्यवस्था, तो वो मुंडा जनजाति के लिए था। नागवंशी शासन व्यवस्था नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया शासन व्यवस्था था। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो आपका उरांव जनजाति के लिए था। तो आपको ये चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा शासन व्यवस्था किसके लिए है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति के लिए है। और संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सोरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है। ये भी आपको याद रखना होगा कि संथालों की जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है यह सोरिया पहाड़िया से लिया गया है। इसका देख सकते हैं ये 3 स्तर में है। सबसे निचले स्तर में है ग्राम, फिर है बीच में आपका मंडल स्तर, और सबसे ऊपर में है आपका परगना। इससे पहले के पढ़ा शासन व्यवस्था में भी, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भी आपका 3 स्तर हुआ करता था, और मुंडा शासन व्यवस्था में भी 3 स्तर था। अब यहाँ पे अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर में जो प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख जो थे उनका नाम मांझी होता था। मतलब मांझी जो है गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होता था। जबकि अगर मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम का जो प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख था वो मुंडा हुआ करता था। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रशासनिक व न्यायिक प्रमुख था उसको महतो कहा जाता था। तो चीज़ें लगभग सेम है, बस सिर्फ नाम आपका बदला है। जैसे मुंडा वाले में, मुंडा शासन व्यवस्था में मांझी की जगह मुंडा, और मांझी परगना शासन व्यवस्था में इस जगह पे है आपका मांझी, मतलब गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख मांझी। जबकि अगर हम लोग बात करें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम का जो प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होता था वो महतो होता था। तो बस इसी तरह का थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर गांव के धार्मिक प्रधान की बात करें तो यहाँ पे है नायके। इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वहाँ पे गांव का जो धार्मिक प्रधान होता था वो पाहन होता था। बस यहाँ पे नाम बदल गया, चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी। सेम कार्य, जो कार्य पाहन का हुआ करता था पढ़ा शासन व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में, सेम काम मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायके का होगा। नायके जो है गांव का धार्मिक प्रधान है, और इनके सहायता के लिए कुड़ाम नायके होता है। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक अधिकारी को दी जाती है जिनको लासेर टंगाई कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए सुरक्षा, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सुरक्षा, गांव की सुरक्षा का अधिकार किनको था, तो लासेर टंगाई, या फिर गांव के सुरक्षा की जिम्मेदारी किनको दी जाती थी मांझी परगना शासन व्यवस्था में, तो उसका आंसर हो जाएगा लासेर टंगाई। इसको याद रखा जा सकता है इजीली। जैसे अगर मान लीजिए कि गांव में सुरक्षा नहीं हो, तो सुरक्षा नहीं हो तो हो सकता है कोई गुंडा आकर के गोली मार दे, तो इंसान जो है वो लाश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाश में कन्वर्ट नहीं होने देने के लिए क्या चाहिए, सुरक्षा। तो ये दोनों शब्द जो है आपस में रिलेटेड है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं आप कि लासेर टंगाई का जो काम था वो सुरक्षा, गाँव की सुरक्षा प्रदान करना था। सलाहकार, अभी तक जितने भी हम लोग शासन प्रणाली देखें सभी में सलाहकार जो है वो गांव के वृद्धजनों को सलाहकार के रूप में उपयोग किया जाता था, जिनको भगतो प्रजा भी कहते थे। गांव के जो वृद्धजन होते थे उनके पास जीवन का लंबा एक्सपीरियंस होता था, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस का उपयोग जो है सलाह के रूप में मांझी उपयोग करते थे अपने किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए। तो आपका ग्राम स्तर पे ये था। फिर मांझी के सहायता के लिए आपका प्रमाणिक, और प्रमाणिक के सहायता के लिए जोग प्रमाणिक, और एक सहायता के लिए होते थे जोग मांझी, और फिर एक गोड़ाई। तो ये तीनों ग्राम स्तर पर मांझी के सहयोगी होते थे। जोग मांझी को युवाओं का नेता कहा जाता था, और गोड़ाई जो है यहाँ पे संदेशवाहक का कार्य करते थे।
और मांझी का मेन जो सहायता करता था वो प्रमाणिक था। और जब मांझी एब्सेंट रहता है पंचायत की बैठकों में तो मांझी के जगह पे प्रमाणिक ही बैठकों को संचालित करता है। और प्रमाणिक के सहयोग के लिए जोग प्रमाणिक हुआ करते थे। तो सब कुछ डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। मांझी जो है वो संथाल गांव का प्रमुख था, जिनके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अधिकार होते थे। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता भी कौन करेगा? तब मांझी ही करेंगे। और जितनी भी प्रकार की शासन व्यवस्था है सब में एक चीज़ कॉमन है कि हत्या जैसे संगीन अपराध को छोड़ करके लगभग सभी प्रकार के विवादों का निपटान इन्हीं पंचायतों में होता था। जैसे ज़मीन जायदाद का विवाद हो, तलाक हो, आपसी झगड़े हो या फिर यौन अपराध, तो ये सब मामले ग्राम पंचायत में निपटाए जाते थे। लेकिन हत्या जैसे मामलों को ग्राम पंचायत में नहीं निपटाया जाता है। जैसा कि अभी ऊपर में हम लोग पढ़े कि मांझी की अनुपस्थिति में, मतलब जब भी मांझी अनुपस्थित होते थे तो उनके दायित्वों का निर्वहन जो है प्रमाणिक या फिर प्राणिक करते थे, और इन्हें उप मांझी भी कहा जाता था। तो यही है, मांझी का जो सबसे अधिक ज़्यादा सलाहकार कहिए या फिर सहायक कहिए वो प्रमाणिक होते थे। और मांझी के एब्सेंस में प्रमाणिक जो है पंचायत की अध्यक्षता करते थे। फिर है जोग मांझी। जोग मांझी भी मांझी का सहायक की भूमिका में थे और जन्म और विवाह के संबंधित जो भी मामले होते थे जोग मांझी सुलझाते थे। जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक जो है उनके दायित्वों का निर्वहन करते थे। तो जिस प्रकार से मांझी के एब्सेंस में प्रमाणिक पंचायती करते थे, उसी प्रकार से जब प्राणिक या प्रमाणिक भी नहीं रहते थे तो उसी स्थिति में जोग प्रमाणिक या फिर जोग प्राणिक, जिनको जोग मांझी भी कहा जाता था, तो वो दायित्वों का निर्वहन करते थे। और जोग मांझी को युवाओं का नेता माना जाता था और इनका मेन काम होता था गांव के लोगों पर नज़र रखना, किस चीज़ का, कि आचरण जो है लोगों का सही है या फिर नहीं है। और एक चीज़ विशेष बात जो है कि अगर किसी कुंवारी लड़की जो है बच्चे को जन्म देती है और ऐसी स्थिति में जोग मांझी जो है इस बच्चे के पिता के बारे में जांच पड़ताल करता है। अगर पता चलता है कि ये लड़का जो है इस बच्चे का पिता है तो ऐसी स्थिति में जोग मांझी आदेश देता था कि इस लड़की के साथ शादी कर लो। लेकिन अगर किसी स्थिति में बच्चे के पिता का पता नहीं चल पाता है तो वो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो गोत्र है वो जोग मांझी के गोत्र पर ही रखा जाता था। मतलब बच्चे का जो नामकरण होता था वो जोग मांझी के गोत्र पर होता था। फिर है गोड़ाइत। गोड़ाइत का भी इसके पहले वाले जितने भी शासन व्यवस्था थे उसमें हम लोग देखे थे कि गोड़ाइत संदेश वाहक का काम करते थे। मतलब कोई भी कार्रवाई हो या फिर कोई भी वाद, कोई भी पर्व या फिर किसी भी प्रकार का आयोजन हो तो जो भी सूचनाएं होता था ग्रामीणों तक या फिर वांछितों तक गोड़ाइत ही पहुंचाता था। तो ये चीज़ भी कॉमन है। यहाँ पे एक चीज़ अलग आया क्या कि पाहन के जगह में आ गए नायके। काम सेम है, बस नाम अलग है। और एक इम्पॉर्टेंट सुरक्षा के लिए लासेर टंगाई। बाकी भगदो प्रजा भी सिमिलर है, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था में भी भगदो प्रजा होते थे जो कि वृद्धजन होते थे और सलाह देते थे। इसी प्रकार से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भगदो प्रजा होते थे जो वहाँ पे उनका काम सलाहकार का होता था। तो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं है, लगभग चीज़ें सेम है। तो आप अगर वीडियोज़ को 1 से 2 बार देख लेते हैं और अगर PDF को 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन जो आने वाला है, संभवतः 8 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इस टॉपिक में आपको दूसरा कोई भी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CNT एक्ट, जो कि 2 से 3 घंटा में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा का पूरा। और फिर SPT एक्ट। अब हम लोग देखते हैं नायके। तो नायके कौन है? धार्मिक प्रधान है या फिर धार्मिक प्रमुख है और विभिन्न प्रकार के पर्व त्यौहार या फिर शादी विवाह जो भी हो तो इनका संपादन का कार्य कौन करते थे? नायके करते थे। और भी देवी देवता जो होते थे उनको पूजा करने का या फिर शांत करने का जो काम होता था नायके का होता था। जिस प्रकार से मुंडा शासन व्यवस्था में या फिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन का कार्य होता था, पाहन के जगह पे यहाँ पे नायके वो काम करता है। और गांव में उठे कि जितने भी धार्मिक मामले होते हैं तो धार्मिक मामलों का निपटान करने की अधिकारिता नायके के पास ही होता था। फिर नेक्स्ट है आपका कुड़ाम नायके। तो नायके का सहयोगी या फिर सहायक। तो यहाँ पे क्या है, किसी पूजा में बलि अनुष्ठान होता था तो उस बलि अनुष्ठान में इसकी
भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। और अगर मान लिया जाए कि नायके कहीं एब्सेंट हो तो ऐसी स्थिति में कुड़ाम नायके जो है नायके के दायित्वों का निर्वहन करता था। नेक्स्ट है लाशेर टंगाई। तो ये लाश शब्द से पकड़ लीजिए, सुरक्षा की ज़रूरत है, तो गांव की रक्षा का दायित्व जो है लाशेर टंगाई नाम के अधिकारी को दिया गया था और ये गांव को बाहरी हमलों से बचाने का कार्य करता था। और इसके लिए वो अधिक से अधिक युवाओं को अपने ग्रुप में शामिल करता था और एक दल का निर्माण करता था। और मांझी के आदेश पर किसी वांछित को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति था उसको चौकीदार कहते थे। तो यहाँ पे एक नया चीज़ आया, चौकीदार। चौकीदार का काम क्या होता था, तो मांझी के आदेश पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके मांझी के पास प्रस्तुत करना, और ये करने का काम करता था चौकीदार। नेक्स्ट भगदो प्रजा, जो सब जगह सेम है। तो भगदो प्रजा कौन होते थे, इनकी भूमिका होती थी सलाहकार का। और ये कौन होते थे, तो वृद्धजन होते थे जिनके पास जीवन का लंबा एक्सपीरियंस होता था और इन्हीं एक्सपीरियंसेस को मांझी जो है उपयोग करता था अपने निर्णय को लेने के लिए। नेक्स्ट आपका देश मांझी या फिर मोड़े मांझी। तो यहाँ पे अगर देखिएगा सेकंड स्तर पे, निचले सबसे निचले स्तर पे है गांव। गांव के ऊपर पे है आपका मंडल स्तर। मंडल स्तर में क्या है, तो 5-10 गाँव को मिला करके, मतलब ये एक अंतर ग्रामीण पंचायत है जिसको हम लोग मंडल स्तर कहते थे। और इसमें आपका 5 से 10 गाँव होता था और इसके जो प्रमुख होते थे वो होते थे मोड़े मांझी। और कोई भी मैटर जो कि मांझी के द्वारा अगर सुलझाया नहीं जा सका हो तो उसको मोड़े मांझी या फिर आप कहिए मंडल स्तर पर भेज दिया जाता था और यहाँ पे उसका समाधान किया जाता था। और अगर यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता था तो इससे भी ऊपर एक स्तर होता था परगना, जिसमें आपका 22 से ऊपर के गांव होते थे और यहाँ के परगना के जो प्रमुख होते थे उसको हम लोग परगनेत बोलते थे। नाम को देखिए आप, मांझी परगना, तो मांझी सबसे नीचे और परगना सबसे ऊपर। तो मांझी सबसे नीचे कौन, गांव का प्रमुख, और परगना सबसे ऊपर। तो परगना ये स्तर का नाम है और इसका जो प्रमुख था परगनेत। तो परगना से हो जाएगा परगनेत और मांझी से हो जाएगा गांव। तो ये आपको इजीली याद रख सकता है। फिर मांझी से एक शब्द याद रखिएगा, मोड़े मांझी। मोड़े मांझी कहाँ होगा, तो बीच के स्तर में होगा, जिसको हम लोग मंडल स्तर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए देश मांझी या मोड़े मांझी, तो बीच वाला स्तर है। तो 5 से 10 मांझी अपने में से किसी को देश मांझी चुनते हैं। 5 से 10 मांझी का मतलब क्या हुआ, एक मांझी मतलब एक गांव। तो 5 से 10 मांझी मतलब 5 से 10 गांव। तो इनमें से एक को चुना जाता है देश मांझी के रूप में, जिसको मोड़े मांझी भी कहते हैं। और जो मामला आपका मांझी सॉल्व नहीं कर पाता है गाँव में, उसको देश मांझी के पास भेजा जाता है। फिर आता है परगनेत, जो कि सबसे ऊपर का होता है। इसमें 84 या इससे अधिक गांव सम्मिलित होते हैं, मतलब 84 तक, 20-25 से ऊपर 84 तक, या फिर कभी कभी 84 से अधिक गांव भी इसमें सम्मिलित होते थे। और जो कोई भी मामला दोनों स्तर पर नहीं सुलझ पाता था उसको परगना स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता था, जहाँ पे परगनेत की अध्यक्षता में पंचायत होता था और परगनेत का जो भी डिसीजन होता था वो आपका बाध्यकारी होता था। तो किसी भी प्रकार के शासन व्यवस्था में जो सबसे टॉप मोस्ट पे होते हैं उनका जो भी डिसीजन होगा वो सभी के लिए बाध्यकारी होगा। और एक चीज़ याद करना है कि हत्या जैसे मामलों को छोड़ करके एक यहाँ पे है सेंद्रा बेसी। सेंद्रा बेसी क्या है, तो शिकार परिषद है एक, इसको आपको याद रखना है, शिकार परिषद, सेंद्रा, सेंद्रा शिकार, इस तरह याद रख सकते हैं, सेंद्रा शिकार। अब कुछ कुछ दंड होते हैं उनको भी आप देख लीजिए, जैसे कि बिटलाहा, ये किसी भी प्रकार का शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा दंड है। और सबसे छोटा दंड जो है वो है आपका करेला दंड। तो एक आपको सबसे बड़ा वाला याद रखना है और एक सबसे छोटा वाला। सबसे बड़ा बिटलाहा, तो बड़ा बिटलाहा, और करेला, तो करेला छोटा साइज का होता है, तो करेला दंड सबसे छोटा दंड है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं बिटलाहा को। तो यौन अपराधों के दोषी को, मतलब यौन अपराध में जो संलिप्त है, तो वैसे दोषी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, मतलब समाज से निकाल दिया जाता है। तो इस दंड को बिटलाहा कहते हैं और ये जो है जनजातीय समाज में सबसे बड़ा दंड होता है। और इस सज़ा को समाप्त करने के लिए भी एक प्रावधान है कि अगर दोषी जो है वो क्षमा याचना करता हो और पूरे गांव को जाति भोज देता हो, मतलब कि खिलाता पिलाता हो भोज के रूप में आमंत्रित करके, तो उस व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को जिसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, उसको वापस से समाज में ले आया जाता है। लेकिन प्रशासनिक दखल के बाद बिटलाहा जो है न के बराबर
प्रचलित है, मतलब ये आज के समय में बंद हो गया, क्योंकि यौन अपराध जो है कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। इसलिए मृत्यु के मतलब इसलिए जो हत्या का आरोप था उसके संबंधित जितने भी आपका शासन व्यवस्था है वहाँ पे किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं होता है हत्या जैसे मामलों के लिए। तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि यौन अपराधों के लिए भी आजकल किसी भी प्रकार का फैसला नहीं सुनाया जाता। नेक्स्ट सबसे छोटा दंड करेला दंड। तो कोई अगर हल्का फुल्का कोई गलत कार्य करता हो तो उसके लिए सबसे छोटा दंड होता है करेला दंड, और इसके तहत 5 से लेकर के 150 रुपये तक का जुर्माना होता है। यहाँ पे जोग मांझी का एक काम को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई कुंवारी लड़की गर्भवती होती है या फिर संतान को जन्म देता है तो सबसे पहले जो है जोग मांझी को सूचित करना पड़ता है। जोग मांझी के संज्ञान में जैसे ही ये मैटर आता है तो जोग मांझी सबसे पहले उस दोषी लड़के को जांच पड़ताल करता है, खोजता है। दोषी लड़का जब मिल जाता है तो उसको इस लड़की को अपनाने का आदेश देता है। एक तो आपका हो गया। लेकिन अगर किसी स्थिति में लड़के का पहचान नहीं हो पाता है तो ऐसे स्थिति में गांव जो है लड़की को पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार वालों से भोज के लिए चावल, दाल, खस्सी और पूजन सामग्री ये सब चीज़ जो है लड़की के घर वालों से लिया जाता है। और फिर कुंवारी लड़की की जो संतान है उसका नामकरण जोग मांझी के गोत्र पर होता है। तो ये सब चीज़ आप स्टोरी है, ये सब आपको उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक से दो बार देख लीजिएगा वही काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, यूल रूल्स 1856, ये डेट भी आपको याद रखना है। यूल रूल्स कब हुआ तो 1856 में आया था। और इस रूल के आधार पर मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है किस रूल्स के अनुसार, तो यूल रूल्स। अब मांझी परगना शासन व्यवस्था में आप अगर अधिकारियों का लिस्ट देखें तो काफ़ी अधिकारी है, मांझी है, प्रमाणिक है, जोग मांझी, फिर आपका गुड़ाइत, नायके, उसके बाद आपका लासेर टंगाए, भगदो प्रजा, मोड़े मांझी, परगने, तो बहुत तरह के ऑफिसर्स हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ भगदो प्रजा को छोड़ करके बाकी सब को कुछ न कुछ ज़मीनें दी जाती है ताकि उनका जीवन यापन हो सके। सिर्फ और सिर्फ भगदो प्रजा को किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं दी जाती, बाकी सभी को कुछ न कुछ ज़मीनें दी जाती है, चाहे वो अलग प्रकार का कार्य हो या फिर उनको अपने निर्वहन के लिए हो। अब है लोबीर सेंद्रा। तो लोबीर सेंद्रा क्या है, तो इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, इसको आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायिक संस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो है उसको हम लोग लोबीर सेंद्रा कहते हैं। और एक सेंद्रा बेसी जो कि शिकार परिषद होती है। तो ये दो नाम आप अच्छे से देख लीजिए और याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो ये है हो जनजाति के लिए, और मुंडा शासन व्यवस्था जो था वो आपका मुंडा जनजाति के लिए था। और मुंडा शासन व्यवस्था में जो ग्राम का प्रमुख होता था उसको मुंडा कहते थे। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो सबसे निचले स्तर पे है आपका गांव, और फिर गांव से ऊपर है आपका पट्टी कहिए चाहे पीर कहिए या फिर पीड़, ये शब्द भी हो सकता है। तो मुंडा मानकी, तो गांव का प्रधान मुंडा और पट्टी का प्रधान मानकी। जिस तरह से मांझी परगना, तो मांझी हो गया आपका गांव का प्रमुख और परगना का प्रमुख कौन हो गया, परगनित। तो सेम यहाँ पे वही है, मुंडा मानकी, तो गांव का प्रमुख मुंडा और पीर या फिर पीड़ या फिर पट्टी का प्रमुख जो है मानकी। और ग्रामीण स्तर पर मुंडा का सहयोगी जो है वो डाकुआ, मुंडा डाकुआ। देखिए डा यहाँ पे डा, मुंडा डाकुआ, एक साथ आप याद रखिएगा। धार्मिक प्रमुख यहाँ पे देवरी है, और देवरी के सहयोग के लिए कौन है, यात्रा देवरी। जबकि इससे पहले हम जो पढ़े मांझी परगना शासन व्यवस्था में देवरी के जगह पे कौन है, नायके। मुंडा शासन व्यवस्था में कौन है, पाहन। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में भी कौन है, पाहन। बस नाम बदल गया, काम वही रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ पे सलाहकार की भूमिका कौन है, वृद्धजन, जिसको भगदो प्रजा कहते हैं। तो इनका भी काम क्या रहेगा,
वही सलाह मशवरा का। क्यों? क्योंकि ये वृद्धजन जो होते हैं इनके पास लाइफ का एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। गांव का प्रमुख मुंडा है और मुंडा को प्रशासनिक व न्यायिक प्रमुख या फिर प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और ग्राम का जितना भी बैठक होता है, पंचायती होता है, सबकी अध्यक्षता कौन करता है? मुंडा करता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये जो शासन व्यवस्था वाला टॉपिक है ये है तो 6-7 पढ़ना है, लेकिन सब लगभग लगभग एक जैसा ही है। इसी प्रकार से CNTSPT एक्ट जो आप लोग सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट सा टॉपिक है, लेकिन वो भी आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक ठाक एक टॉपिक है जहाँ पे आपका नंबर जो है आसानी से उठ सकता है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है किसके लिए? तो हो जनजाति के लिए, ये आपको याद रखना है। और जिस तरह से मांझी परगना शासन व्यवस्था को यूल रूल्स 1856 के तहत मान्यता दी गई है, तो उसी तरह से हो जनजाति की जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है इसको विल्किंसन रूल के अनुसार, जो कि 1837 में लागू हुआ था, तो विल्किंसन रूल 1837 के अनुसार इसको मान्यता दी गई है। और यह मतलब आपका जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है ये आपका भारत देश का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था है। और इसको हम लोग कवर कर चुके हैं कि मुंडा जनजाति के अंदर जो ग्राम पंचायत का प्रमुख है उसको मुंडा कहा जाता है। और ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। तो इसी से हो गया मुंडा मानकी। मुंडा का क्या काम है? तो हो जनजाति के शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान या फिर गांव का प्रमुख या फिर गांव का मुखिया, और इनके पास सामाजिक एवं न्यायिक दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी होती है। डाकवा कौन होता है? तो मुंडा का सहायक या फिर मुंडा का सहयोगी। और जब मुंडा आपका एब्सेंट रहता है तो उस समय डाकवा जो है वही सभाओं को या फिर पंचायतों का संचालन करता है। और इसका और एक काम होता है, जैसे गोड़ाइत का काम होता था संदेशों को पहुंचाने का, तो सेम यहाँ डाकवा का भी वही काम है। डाकवा जो है पंचायत में लिए गए निर्णयों चाहे आदेशों को गांव के लोगों या फिर वांछित के पास पहुंचाता है। मानकी, तो मानकी क्या है? तो 15 से 20 गांव मिला करके मतलब जो अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है जिसको हम लोग पट्टी, पीड़ या फिर पीर कहते हैं, उसका प्रमुख मानकी होता है। और जब कभी मानकी कोई बैठक करता है तो उस समय सभी मुंडा और डाकवा को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो और ये चीज़ जो है सभी में कॉमन है कि जब भी आपका हायर अथॉरिटी कोई सभा बुलाए तो नीचे के जितने भी अधिकारी होते हैं उसको उस सभा में प्रेजेंट होना होता है। अब यहाँ पे है पीर पंच। पीर पंच क्या है? तो यहाँ का न्यायिक प्रधान है। तो इसका आपका न्यायिक प्रधान मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में कौन है? पीर पंच। जबकि मांझी परगना शासन व्यवस्था में लोबिर सेंद्रा। अब है तहसीलदार। तो तहसीलदार, तो इस शब्द से ही आप समझ गए, तहसीलना मतलब वसूल करना। तो क्या वसूल करेगा? लगान। तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था जिसको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं, तो इसमें राजस्व अधिकारी के रूप में लगान वसूलने का काम जो है तहसीलदार करता था। तो तहसीलना क्या तहसीलेगा? लगान तहसीलेगा या फिर लगान वसूलेगा, मतलब ये राजस्व अधिकारी है। फिर है दीवरी। दीवरी क्या होगा? धार्मिक प्रधान। तो धार्मिक प्रधान का काम क्या है? पूजा पाठ करना, पर्व त्यौहार, शादी विवाह जैसे धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करना, और अगर कोई धार्मिक विवाद हो गया है तो उसको सुलझाने का कार्य। यात्रा दीवरी। तो दीवरी का कार्य है, धार्मिक प्रधान है दीवरी, और यात्रा दीवरी सहयोगी के रूप में होता है। अब नेक्स्ट शासन व्यवस्था जो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो कि आपका खड़िया जनजाति की है। तो यहाँ पे भी आपका 3 स्तर पाया जाता है। सबसे निचला स्तर आपका ग्राम होता है या फिर गांव, फिर गांव से ऊपर खूंट, और सबसे ऊपर में होता है ढोकलो। तो जैसा नाम है ढोकलो सोहर, तो सबसे ऊपर में है ढोकलो, और इसी के प्रमुख को ढोकलो सोहर कहते हैं, या फिर ढोकलो सोहर कह लीजिए या फिर राजा, तो सेम एक ही चीज़ है। ढोकलो जो है, ढोकलो सबसे ऊपर का स्तर है, और ढोकलो सोहर, तो ढोकलो सोहर ढोकलो का प्रमुख है जिसको राजा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे नीचे स्तर पर ग्राम होता है,
और ग्राम का जो हेड है तो वो है महतो। तो उराव जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, उसमें भी गांव का हेड महतो होता है। मांझी परगना में मांझी है, और मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा है, मुंडा मानकी में भी मुंडा है, और महतो जो है आपका ढोकलो सोहर में है और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। तो यहाँ पे देखिए पाहन और कालो, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम क्या है, कालो। ये कालो पूछा जाएगा कि कालो क्या होता है। तो कालो जिस तरह से पाहन देवरी होते हैं उसी तरह से कालो भी है। तो पाहन कह लीजिए चाहे कालो कह लीजिए, एक ही चीज़ है, जिनका काम जो कि धार्मिक प्रमुख होते हैं। शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ पे एक है करटाहा। अब शुद्धिकरण का ज़रूरत कहाँ होता है, जैसे कि कोई लड़की अविवाहित है और गर्भवती हो जाती है, तो वैसे में उसके शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्धिकरण के लिए क्या होता है, तो जाति भोज का आयोजन किया जाता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि लड़की के घर वालों से जितने भी खाने पीने के सामान है वो ले लिया जाता है। तो शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, करटाहा करता है। और वृद्धजन जो है ये कॉमन है, जिसको भगदो प्रजा कहते हैं, और ये सलाहकार की भूमिका में होते हैं। महतो का सहायक यहाँ पे नेगी है, जो अगर महतो एब्सेंट रहे तो नेगी महतो के कार्य को करता है। संदेशवाहक का काम किसका है, गंडा का। जिस तरह से आपका गोड़ाइत होता है, गोड़ाइत गंडा, आप ये शब्द याद रखिए, गोड़ाइत, और उसी से मिलता जुलता शब्द है गंडा, गोड़ाइत गंडा। गोड़ाइत का काम क्या होता है, तो वो संदेश को पहुंचाने का कार्य करता है। सेम काम गंडा का भी है। और इससे पहले हम लोग जो देखे थे डाकुआ, डाकुआ का भी कार्य यही होता था कि वो संदेश को पहुंचाता था वांछितों तक। करटाहा का काम क्या है, तो करटाहा का काम है शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण, तो ऐसी स्त्री, ऐसी लड़की जो अविवाहित है और गर्भवती हो गई या फिर बच्चा को जन्म देती है, तो उनका शुद्धिकरण किया जाता है। किसके द्वारा, तो करटाहा के द्वारा। गांव से ऊपर उठते हैं तो क्या है, खूंट। खूंट में जो हेड है वह है खड़िया घाट। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था बनाया किसके लिए गया है, तो खड़िया जनजाति के लिए। तो बस खड़िया, यहाँ पे देखिए खड़िया घाट। और सबसे ऊपर का जो स्तर है जिसको हम लोग ढोकलो कहते हैं, और ढोकलो का जो प्रमुख है उसको ढोकलो सोहर या फिर राजा कहते हैं। तो राजा के सलाह के लिए दीवान होते हैं, सलाहकार होते हैं। और क्लर्क का जो काम है लीखागढ़, देखिए नाम में है लीखागढ़, तो दस्तावेजों का रख रखाव और मेंटेनेंस का काम क्लर्क का होता है या फिर लीखागढ़ का होता है। तिंजोकड़, तिजोरी, तिंजोकड़ शब्द में देखिए तिजोरी है, तिजोरी में क्या रखते हैं, कोई भी अगर पैसा वगैरह है हमारे पास तो उसको संग्रह करके तिजोरी में रखते हैं। तिंजोकड़ का काम क्या होता था, संग्रह करने का। संग्रहकर्ता कौन है, तिंजोकड़। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तिंजोकड़ का काम क्या होता है, तो वो संग्रह करता है। लिखाकड़ का काम क्या होता है, तो वो दस्तावेजों का रख रखाव करता है। दीवान का कार्य क्या होता है, तो वो सलाहकार होता है। तो बस इन्हीं टर्मिनोलॉजी को आप अगर पकड़ लिए तो आपका एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन ईजिली बनेगा। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। महतो, तो खड़िया गाँव का प्रमुख होता है महतो, जिसके पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करता है। तो ये सब जगह सेम मिलेगा आपको। और महतो के सहयोगी के तौर पे नेगी और गंडा होता है। गंडा किसका कार्य करता है, गोड़ाइत का जैसा। तो गोड़ाइत क्या होता है, संदेशवाहक। तो गंडा भी क्या है, संदेशवाहक। डाकुआ भी क्या है, संदेशवाहक। फिर आता है नेगी। नेगी महतो का मेन सहयोगी है, मतलब महतो अगर एब्सेंट हो तो सारा काम कौन करेगा, नेगी। तो अब ये गंडा, तो यहाँ पे है संदेशवाहक। अब आपको याद हो चुका होगा लगता है। तो किसी प्रकार का वाद हो, पर्व हो, आयोजन हो, इसके तहत जितनी भी सूचनाएं ग्रामीणों तक पहुंचानी होती थी, सब का सब आदेश, किसका आदेश, तो महतो का आदेश ग्रामीणों तक पहुंचाता था। फिर अब पाहन या फिर कालो, तो इनका काम क्या होता है, ये धार्मिक प्रमुख होते हैं। धार्मिक प्रमुख है तो विभिन्न प्रकार के पर्व त्यौहार सब करेंगे यही। और धार्मिक मामलों से जुड़े जितने भी विवाद होंगे इनको सॉल्व भी कालो ही करते हैं। करटाहा, करटाहा का मेन काम क्या है, शुद्धिकरण का। तो अगर कोई परंपराओं का उल्लंघन करता है तो उसको शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण का कार्य कौन करेगा, करटाहा। वृद्धजन, तो भगदो प्रजा, वृद्धजन के पास क्या होता है, बहुत लंबे समय का अनुभव होता है, तो उन्हीं के सलाह को लेता है कौन, महतो। और अपने डिसीजंस में वृद्धजनों के सलाह को लेता है। फिर आपका खड़िया घाट, तो जैसे ही हम लोग गांव के स्तर से ऊपर उठते हैं, खूंट जो कि 5 से लेकर 22 गांवों का समूह होता है, तो इसका खूंट का जो प्रमुख है वो आपका खड़िया घाट है। और जो भी डिसीजन आपका ग्राम स्तर पर नहीं लिया जा सकता है
उसको खड़िया घाट के पास पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, खड़िया घाट का जो चुनाव होता है वो करटाहों से होता है। करटा कौन है? तो करटाहा जो है वो जो शुद्धिकरण का कार्य करता है ग्राम स्तर पे। तो जैसे 5 से मान लेते हैं कि 20 गांव है, तो 20 गांव में 20 करटाहा है और 20 करटाहों में से एक को चुना जाएगा खड़िया घाट के रूप में। फिर सबसे टॉप मोस्ट लेयर में है ढोकलो सोहोर, जिसको राजा भी कहते हैं, और इनका जो डिसीजन होगा वो आपका बाध्यकारी होगा, इसको मानना ही पड़ेगा हर हाल में। और इनके सहयोगी के लिए कौन कौन होते हैं? दीवान होते हैं, लिखाकड़ होते हैं और तिंजोकड़ होते हैं। तो दीवान मेन सलाहकार है, लिखाकड़ जो है वो आपका लेखा जोखा का कार्य करता है, मतलब कलर्कियल काम। तिंजोकड़ का काम क्या होता है? तो जितने भी प्रकार के धन राशि जो भी हो उन सभी को एकत्रित करना और संग्रह करके रखना। अब हम लोग देखेंगे अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। तो अभी तक हम लोग 6 जनजातीय शासन व्यवस्था को देख चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग देखें मुंडा शासन व्यवस्था, फिर हम लोग देखें नागवंशी शासन व्यवस्था, फिर पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो ये 6 हो गए। 6 से आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन जो है आपका अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और मुझे नहीं लगता कि इस PDF के बाहर आपको इस टॉपिक में कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी। अगर आप इनको भी बढ़िया से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जनजाति है लोहरा जनजाति, तो इनकी कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर है भूमिज जनजाति में, तो जो जातीय पंचायत का मुखिया होता है, मतलब ग्राम स्तर पर, उसको हम लोग प्रधान कहते हैं। नहीं, यहाँ पे ग्राम स्तर नहीं, पूरी की पूरी जाति, मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी स्तर पर जो मुखिया होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, प्रधान। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका नहीं है कि भूमि जनजाति में जातीय पंचायत का जो मुखिया है उसका नाम क्या है? प्रधान। ये क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलिए। माहली जनजाति में क्या है? तो 12 गांव की सभा का गठन किया जाता है, जिसे पर्चा कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, महली पर्चा। बस आप खाली ये याद रखिए ना, महली पर्चा। जब भी पढ़िए 2 बार पढ़ लीजिए, महली पर्चा। पर्चा क्या होगा? जो ऑप्शन में दिखेगा वही, अगर ऑप्शन में दिख गया क्वेश्चन में महली और ऑप्शन में पर्चा, तो वही आंसर होगा बस। इसी तरह भूमिज में याद करिए, भूमिज प्रधान, महली पर्चा। फिर आपका माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया में जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसको मांझी मुस्तगिरी कहलाता है। मांझी कह लीजिए या फिर मुस्तगिरी। तो माल, मांझी, मुस्तगिरी एक साथ पढ़िएगा जब भी पढ़िएगा। माल, मांझी और मुस्तगिरी एक ही चीज़ है। आप जब ऑप्शन देखेंगे तब आपको ये सीक्वेंस याद आ जाएगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं लगातार, जैसे माल, मांझी, तो वहाँ पे आएगा क्वेश्चन में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या? माल पहाड़िया की ग्राम पंचायत का प्रधान कौन है? तो ऑप्शन में आपको मांझी दिखेगा। तो उस समय आप जो अभी पढ़े हैं माल और मांझी, तो ये चीज़ वहाँ पे आपको दिख जाएगा और आपको याद आ जाएगा। उसी तरह से माल, मुस्तगिरी 2-3 बार आप इसको रिपीट कर जाइए। मांझी की सहायता गुड़ायत तथा दीवान करता है। ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपका। 2 या 2 से अधिक गाँव के विवाद को एक अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा सुलझाया जाता है और जिसका मुखिया कौन होता है? सरदार होता है। तो गाँव से उठ करके जो अंतर ग्रामीण पंचायत है तो वहाँ पे सरदार होता है। तो माल पहाड़िया सरदार। तो माल पहाड़िया मांझी, माल पहाड़िया मुस्तगिरी और माल पहाड़िया सरदार। ये जो चीज़ें नाम सब, सिर्फ आप नाम सब बार बार पढ़ लीजिएगा। आपको ऑप्शन जब दिखेगा तो आपको ये चीज़ क्लिक करेगा। फिर है सोरिया पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया का ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? यहाँ पे भी मांझी होता है। और मांझी के सहायता के लिए गिरी, कोतवार, भंडारी, गोड़ाइत कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछेगा। 15 से 20 गांव पर एक नायक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 70 से 80 गांव पर एक सरदार होता है। तो मांझी, नायक, सरदार। तो सोरिया पहाड़ी में सबसे निचला स्तर मांझी, फिर नायक और फिर सरदार। नेक्स्ट जनजाति है आपका करमाली। तो यहाँ पे देखिए करमाली और यहाँ पे है मालिक। तो मालिक कौन है? तो जातीय पंचायत का प्रधान। देखिए ये जातीय पंचायत क्या है? तो इस जाति की जो पंचायत है वही है। तो
तो करमाली माली यहाँ पे मालिक हो गया। और परगना स्तर पर परगना मालिक। और परगना से ऊपर में जो 20 या 22 गाँव की एक पंचायत होती है तो इस पंचायत को बाईसी कहते हैं। और परगना स्तर पर जो पंचायत होती है उसको सतगवैया कहते हैं। तो सतगवैया और यहाँ पे बाईसी। सतगवैया मतलब 7 गाँव, तो अप्रोक्स 7 गाँव यहाँ पे रहता होगा परगना स्तर पर, तो इसलिए सतगवैया नाम है। और लगभग 22 गांव होते हैं आपका परगना स्तर पर, तो इसको बाईसी कहते हैं। करमाली जनजाति में जो ग्राम पंचायत मतलब जातीय पंचायत का हेड है उनका नाम है मालिक। नेक्स्ट जनजाति है परहिया या फिर पढ़ैया। तो इस जनजाति में ग्रामीण पंचायत का जो प्रधान है उनको हम लोग महतो कहते हैं। और महतो का सहायक कहतो या फिर खतो। परहिया महतो कहतो खतो। परहिया महतो कहतो। परहिया महतो कहतो। कहतो से आपका खतो भी हो जाएगा, तो जब भी इसको पढ़ें परहिया महतो कहतो। और प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती है जिसे भैयारी या फिर जाति गोट कहा जाता था। 8 से 10 गांवों को मिलाकर एक जातीय पंचायत होती है जिसको हम लोग कारा भैयारी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 शब्द है, एक आपका भैयारी या फिर जाति गोट और दूसरा है कारा भैयारी, मतलब भैयारी और एक कारा भैयारी। तो भैयारी क्या है, तो एक गांव है, एक गांव उसमें पर्टिकुलर परहिया जाति की एक पंचायत होती है जिसको भैयारी कहते हैं। जबकि अगर यही चीज़ 8 से 10 गांव हो और 8 से 10 गांव के जितने भी परहिया जनजाति के लोग हैं सभी का जो एक पंचायत होता है जातीय पंचायत, तो उसको हम लोग कारा भैयारी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कोरबा या फिर कोरबा। तो कोरबा जनजाति में जो प्रधान है वो आपका मुखिया कहलाता है और अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा जो है बड़ा मुखिया करता है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। असुर जनजाति में प्रमुख अधिकारी जो है महतो, बेगा, पुजार और गोड़ाई। यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए बिरहोर में है, बिरहोर में टंडा, ये आप याद रखिएगा, बिरहोर, टंडा, नाया, ये 3 शब्द याद रखिएगा एक साथ, बिरहोर, टंडा, नाया। तो बिरहोर जनजाति में क्या होता है कि लोग जो है शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं और इन शिकार समूहों को टंडा कहते हैं। और इस टंडा का जो प्रमुख होता है या फिर बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन जो है वो टंडा कहलाता है। ये शिकार समूह है और यही शिकार समूह को बिरहोरों का सर्वोच्च संगठन भी कहा जाता है। और इस सर्वोच्च संगठन का जो मुखिया होता है उसको नाया कहते हैं। तो ये नाया शब्द आपको याद रखना है। तो एक साथ आप पढ़िएगा, बिरहोर, टंडा, नाया। तो बिरहोरों में जो शिकार समूह है उसको टंडा कहते हैं, टंडा का जो प्रमुख होता है उसको नाया कहते हैं, नाया का जो सहयोगी होता है उसको दिगवार या फिर कोतवार कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपका बनेगा टंडा और नाया से। फिर आपका बिरजिया। बिरजिया में जो जातीय पंचायत है उसका प्रमुख कुटमाइल और मुखिया जो है ये हाकिम है। तो बिरजिया, कुटमाइल, हाकिम। तो जातीय पंचायत का नाम है कुटमाइल और कुटमाइल का जो मुखिया है या फिर प्रधान है उसको कहते हैं हाकिम। तो बिरजिया कम्युनिटी में जो आपका जातीय पंचायत है उसका नाम है कुटमाइल, ये नाम आपको याद रखना है। और जो मुखिया है कुटमाइल का वो है आपका हाकिम। अब है आपका सबर। सबर जनजाति में जो प्रमुख होता है ग्रामीण पंचायत का उसको प्रधान कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये वर्ड रिपीट हो रहा है तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और प्रधान का सहायक होता है गोड़ाइत, यहाँ से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा। खोंड में गोटिया, ये नया शब्द है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, खोंड, गोटिया। तो खोंड जनजाति में जो जातीय पंचायत का मुखिया है या फिर जातीय पंचायत का जो प्रधान है उसको गोटिया कहते हैं। तो रट लीजिए इसको, खोंड, गोटिया। फिर है बथुड़ी। बथुड़ी में आपका परंपरागत जो पंचायत है उसका प्रधान दोहर कहलाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत जो मतलब बीच वाला उसको प्रधान कहते हैं। तो आप दोहर याद रखिएगा, बथुड़ी, दोहर, बथुड़ी और दोहर। और सगोत्र विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है। लगभग सभी जनजातियों में सगोत्री विवाह को गंभीर अपराध माना ही जाता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो चीज़ अलग प्रकार का है वहीं से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि खोंड में जो ग्रामीण पंचायत है उसका मुखिया गोटिया कहलाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि इधर देखिए बिरजिया में कुटमाइल है, जातीय पंचायत को कुटमाइल कहते हैं, तो ये नाम से पूछ सकता है क्वेश्चन। और कुटमाइल का मुखिया कौन है, तो हाकिम।
तो यहाँ से बन सकता है। बिरहोर में क्या है, टंडा एक शब्द है, टंडा और इसका प्रमुख जो है नाया, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो जहाँ पे अलग प्रकार का आपको नाम देखने को मिल रहा है या फिर कुछ दूसरी चीज़ों से कन्फ्यूज जहाँ कर रहा है, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनाने की संभावना ज़्यादा होती है। किसान में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बंजारा में भी आपको कुछ नहीं याद रखना है, विंध्या जनजाति में याद रखना है मादी गद्दी। तो जाति पंचायत का जो प्रधान होता है विंध्या जनजाति में, उसको मादी या फिर गद्दी कहते हैं। विंध्या मादी गद्दी, विंध्या मादी गद्दी। विंध्या जनजाति से एक फैक्ट क्या है, गोमांस का भक्षण जो है इस जनजाति में वर्जित है। फिर है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में जो जातीय पंचायत का मुखिया है उसको बेगा कहते हैं, बेगा या फिर सयाना। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। गोंड जनजाति बेगा सयाना, गोंड जनजाति बेगा सयाना, तो आप इसको याद रखेंगे, बेगा सयाना, गोंड बेगा सयाना, खोंड गोटिया, बिंजिया मादी गद्दी। तो इस तरह से आप दो दो शब्दों को एक साथ में याद रखिएगा। तो आपको जब क्वेश्चन और ऑप्शन मिलेगा तो उस समय आप देखिएगा कि 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है पकड़ में आ जाएगा। फिर है आपका चेरो जनजाति। तो चेरो जनजाति में ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। चीख बड़ाई में भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। बेदिया जनजाति की बात करें तो बेदिया जनजाति में भी पूछने लायक यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोरा जनजाति, लेकिन एक बार आप चाहे तो PDF से पढ़ लीजिएगा, PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कुछ क्वेश्चन बन सकता है। बिंजिया से बनेगा मादी गद्दी। कोरा जनजाति, यहाँ से भी देखिए महतो और प्रामाणिक और जोगमांझी ये सब काफ़ी टर्म जो है यूज हो चुका है, तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है। फिर गोड़ायत, गोड़ायत में दरीना ये नया शब्द है, इसको आपको याद रखना है। गोड़ायत में जाति पंचायत का जो प्रमुख है उसको दरीना कहते हैं। कवर में सयाना, ऊपर में भी आपको सयाना मिला। गोंड बेगा सयाना, कवर में भी सयाना, गोंड और कवर दोनों में क्या है, सयाना है। कोल में मांझी और खरवार में मुखिया, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। खरवार जनजाति में जो खुद को क्या मतलब, खरवार जनजाति जो है वो वीर या फिर लड़ाकू जनजाति है। इसमें 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचोरा और 7 गांव के पंचायत को सतोरा कहते हैं। बेगा मुकद्दम, ये याद रखिएगा, बेगा मुकद्दम। तो बेगा जनजाति का जो प्रमुख होता है, जातीय पंचायत का प्रमुख होता है, मुकद्दम होता है। अब यहाँ देखिए बेगा से थोड़ा कन्फ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे बेगा शब्द जो है इधर भी आया है, बेगा सयाना। गोंड जनजाति के जो पंचायत का मुखिया होता है उसको बेगा बेगा या फिर सयाना कहते हैं। और उधर पे भी हम लोग बेगा शब्द को पढ़े थे जिसका काम होता था वेद का। तो यहाँ पे जनजाति भी है बेगा जनजाति, जिसका धार्मिक बोल रहे जातीय पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मुकद्दम होता है। और मुकद्दम का सहायक कौन होता है, सयाना तथा सिख। ये भी आपको याद रखना है, सयाना तथा सिख। तो इस तरह से ये जो शासन व्यवस्था वाला टॉपिक है 8 क्वेश्चन का, ये हम लोग का कंप्लीट होता है। और आप लोग अगर नए हैं चैनल से तो सिविलियंस चैनल में JPSC प्रीलिम्स के लिए अभी क्लासेस चल रही है, फिर JPSC मेंस के लिए भी क्लासेस चलेंगी। और जितने भी नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा परिचय, मेरा नाम अमित कुमार है और 7th to 10th JPSC में मेरा रैंक जो है 110 रहा है। और मेरा जो सर्विस एलोकेशन हुआ है वो झारखंड एजुकेशन सर्विस है। और अभी का जो मेरा पोस्ट है वो है रेंज एजुकेशन ऑफिसर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आपका अगर कोई पॉजिटिव कमेंट होता है तो वो हम लोगों को मोटिवेट करती है कि और भी वीडियो बनाया जाए। और अगर आपका कोई जेन्युइन सलाह हो या फिर कोई जेन्युइन राय हो तो वो हम लोग को खुद को सुधारने का भी एक मौका प्रदान करती है। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में CNT एक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।